हेलो चारू सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने टाइम दिया हमें इस इंटरव्यू के लिए। एंड आप आए हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा, प्लीज एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए दर्शकों को कि आपका बैकग्राउंड क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं चारू दत्त सालुंके, मैं महाराष्ट्र से हूँ। फिलहाल ही जो यूपीएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होती है वो 2020 में जो हुई थी उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सीट किया है। इसके अलावा जो केट के एग्जाम होते हैं जो टेक्निकल में होती है इंजीनियरिंग के बाद, उसमें मैंने 2020 में ऑल इंडिया रैंक 48 सिक्योर किया। और 2021 में ऑल इंडिया रैंक 52 सिक्योर किया। अपनी गवर्नमेंट की एक जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, इसमें भी मैंने एज अ साइंटिस्ट जॉब सिक्योर किया था। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी उपलब्धि है आपकी, आपने इतनी सारी चीज़ों को बहुत ही कम समय में किया। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और तभी आज हम आपसे भी सलाह लेना चाहते हैं हमारे सीकेक्स प्लेटफॉर्म पर, जो जहाँ पे बहुत सारे सीकर्स आते हैं और सलाह लेना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला जो हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है सीकर्स का, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। और सबसे पहला जो एग्जामिनेशन जो यूपीएससी था हमारा, यूपीएससी पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो आता है, क्या यूपीएससी एवरेज पीपल जैसे मैं हो गया या बाकी लोग हो गए, एवरेज लोगों के लिए नहीं होता यूपीएससी का एग्जाम? इज द यूपीएससी नॉट फॉर द एवरेज पीपल? ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो कोई भी एवरेज नहीं होता, कोई ना कोई खासियत होती है। ये सारी मिथ्स है। और कोई भी बंदा जो ग्रेजुएशन भी अच्छे खासे मार्क से नहीं कंप्लीट किया हो, जिसने या जिसको प्रॉब्लम हुई हो, बैक हो, वो लोग भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा इतिहास रचा है, एग्जाम्पल्स खड़े किए हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छे खासे रैंक से यूपीएससी क्रैक किए। तो ये एक सिर्फ मिथ है। बस ये है कि आपका प्लान एवरेज नहीं होना चाहिए, प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। बाकी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, प्लान अगर अच्छा है और इम्प्लीमेंट अच्छा कर सकते हो तो आप जरूर सक्सेस पाओगे। यूपीएससी के एग्जाम आपको जरूर देने चाहिए, आप अपने आप को एवरेज ना समझे। बहुत सही। सेकंड क्वेश्चन है सर, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम? मान लीजिए अगर मैं यूपीएससी के एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा मतलब एक गोल रहेगा, क्या मेरी जर्नी रहेगी प्रॉपर यूपीएससी के एग्जाम के लिए? पहले तो ये है कि जब भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, जब भी आप स्टार्ट करोगे, डिसाइड करोगे कि आप यूपीएससी के लिए 100% अपना दे रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कम समय में इसका प्रिपरेशन पूरा नहीं होगा। मतलब ये एग्जाम है, इसके रिक्वायरमेंट्स है कि एटलीस्ट इतना टाइम तो आपको इसमें बिताना पड़ेगा, एक दो रिविजन एटलीस्ट होनी पड़ेगी। तब जाके आपको इस एग्जाम के बारे में अच्छी खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको समझना स्टार्ट होगा कि ये क्या एग्जाम है, इसका पैटर्न क्या है और इसको किस अंदाज से लेना है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। कितना टाइम हमें देना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी के लिए मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो मेरा कितना टाइम मुझे डिवोट करना पड़ेगा इन अ डे, और कितने महीने की रिवीजन लगेगी पर्टिकुलर इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए? डेली जो शेड्यूल है इसमें तो आपको एटलीस्ट 8 आवर्स टू 10 आवर्स पढ़ना ही है। 8 आवर्स टू 10 आवर्स ये सफिशियंट टाइम है, पर आपको रेगुलरली पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। मतलब अगर महीने में 30 दिन है या हफ्ते में 7 दिन है, तो हफ्ते में 7 में से एटलीस्ट 6 दिन तो आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना ही है। ओके। तो इसी हिसाब से आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। सिलेबस कवर करने में तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो पूरा सिलेबस कवर पूरा करने में? सिलेबस पढ़ के एक बार आपको गो थ्रू, हाँ, तो एक ये लग जाते हैं। और उसके बाद आपकी एक रिवीजन, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का टाइम तो आपको प्रिपरेशन, आपको तैयार करने में, आपका बेस अच्छा करने में सारी चीजें। सर, क्या कोचिंग नेसेसरी होती है? थर्ड क्वेश्चन है मेरा, क्या कोचिंग नेसेसरी है यूपीएससी के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? ये चीज डिपेंड करती है कि कोचिंग फायदेमंद होती है। ऐसी बात नहीं कि कोचिंग में फायदा होता है। कोचिंग में जो सिखाया जाता है, थोड़ा सा अप्रोच वगैरह, अच्छा खासा अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे होना चाहिए, ये चीजें सिखाई जाती है। अगर किसी स्टूडेंट का पहले से ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन अच्छा है, वो पहले से करता आ रहा है, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, और उसका खुद का ही प्रिपरेशन अच्छा है, उसने पढ़ लिया है, तो उसको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप किसी से गाइडेंस ले पाओ कि जो कि 10-15% ही आपका मायने रखता है कि कैसे करना चाहिए, क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ ले पाओ। तो ग्रेजुएशन में कोई प्रिपरेशन नहीं की और अब वो स्टार्ट करना चाहता है, तो आपके लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टाइम कम करने के लिए कोचिंग कोचिंग आपको हेल्प करेगी।
कोचिंग बेसिकली हेल्प करती है, आपके कहने का मतलब ये है कि कोचिंग आपको लेनी चाहिए अगर आपको कोई अच्छी कोचिंग मिल रही है तो। सर सिलेबस के बारे में बता सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा यूपीएससी के एग्जाम के लिए? जैसे काफी बच्चे सर्च करते हैं सिलेबस क्या रहेगा यूपीएससी के एग्जाम के लिए, जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिकली जो कोचिंग में जाते हैं उनको तो पता चल जाता है, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि क्या सिलेबस रहेगा इसका? यूपीएससी में जैसे दो एग्जाम्स है, एक है सिविल सर्विसेज और एक इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स के लिए जनरल स्टडीज का पार्ट होता है एक पेपर, और एक पेपर होता है टेक्निकल का पार्ट। मेंस में पूरा टेक्निकल का पार्ट जो कि अपनी 4 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है उसका थरो सिलेबस रहेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो कि हमें ग्रेजुएशन में जो सिलेबस होता है उससे 2-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ही रहेंगे। और सिविल सर्विसेज की एग्जाम है उसमें पूरा जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस होगा। प्रीलिम्स होते हैं वो जनरल स्टडीज पे होती है, जिसमें करंट अफेयर्स आएगा, एनवायरनमेंट आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीजें होती है। और मेंस में उसमें जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेंस में 2 पेपर्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा पेपर्स होते हैं। तो इसमें GS1 GS2 होगा, उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कौन सा ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो थोड़ा सा जनरल स्टडीज पे इस पे ज्यादा फोकस होता है। ओके। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कई बच्चे कहते हैं यार मुझे ये वाला सब्जेक्ट नहीं समझ आता, ऑप्शनल सब्जेक्ट, बेस्ट ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है यूपीएससी के एग्जाम में? ये अब हर एक स्टूडेंट पे निर्भर करता है। किसी अगर स्टूडेंट ने अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, 4 साल में बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है, उसके सब बेसिक्स अच्छे, तो हम्म। उसका उसको इंजीनियरिंग का ही ऑप्शनल लेना चाहिए, क्योंकि उसके पहले से ही प्रिपरेशन अच्छा है ओके। और वो उधर स्कोर कर पाएगा। कोई नया सब्जेक्ट लेके उसको फिर स्टार्ट करके अच्छा खासा करना, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, वो आपका टाइम बच पाएगा। और ओके। अगर इसी तरह से कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट है, तो अपने ब्रांच में अगर उसने अच्छी खासी पढ़ाई की है तो उसी को लेकर चलने में बेसिकली पर्सन टू अच्छी। पर्सन डिफर करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, यस उसका बैकग्राउंड प्रीवियसली क्या था, राइट? यस यस। ओके सर, बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी यूपीएससी के एग्जाम के लिए? अगर मान लीजिए कोई खुद प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग है, वो खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी आपके हिसाब फिर 2 पार्ट आते हैं इसमें कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हर से? एक ब्रांच के अपने रेफरेंस बुक्स होते हैं अच्छे अच्छे ऑथर्स के। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा ऑथर का किताब होगा, तो वो पढ़ाई उसको पढ़ना चाहिए। और एनपीटीईएल के जो लेक्चर्स होते हैं, जो कि आईआईटीज यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करते हैं, आईआईटीज के अच्छे खासे टीचर्स आपको उस पे पढ़ाते हैं, तो उसको रेफर करना चाहिए। और ओके। सिविल सर्विसेज के लिए भी इसी तरह से अच्छे खासे रेफरेंस बुक्स है, ज्योग्राफी के लिए, बाकी हिस्ट्री के लिए उसमें एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं, ओके। सिक्स स्टैंडर्ड टू लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, ये तो आपको पढ़नी ही है, तो ये बेसिक है, वो तो किसी भी स्टूडेंट को आना जरूरत चाहिए। होती है अगर आपको क्रैक करना है। वेबसाइट्स आपको याद हो, अगर आपके टाइम पे आपने कोई वेबसाइट स्क्रॉल डाउन की हो, कोई बेस्ट वेबसाइट्स यूपीएससी के एग्जाम के लिए अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं? वेबसाइट में तो ऐसे तो कोई नहीं थे, पर टेलीग्राम चैनल्स वगैरह रहते थे जो कि ओके, जहाँ पे टेलीग्राम पे मटेरियल्स चैनल जो अवेलेबल होते थे। बाकी यस यस। और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के जो खुद के वेबसाइट्स होती है, ओके। वहाँ पे भी आपको अच्छे खासे नोट्स मिलेंगे या मटेरियल मिलेगा, क्योंकि वो कुछ कुछ मटेरियल्स है जैसे करंट अफेयर्स का हो और बाकी की चीज़ों का तो अवेलेबल करते रहते हैं। तो उसी पे भी ध्यान देना चाहिए, उधर नोटिफिकेशन और वो भी अच्छे लास्ट, खासे वेबसाइट रहती है। यस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने एयर वन अचीव किया था 2020 में, तो आपका कोई ऐसा टिप जो आप क्रैक करने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्रैक करना चाहता है, रैंक नहीं आ रहा वो अलग बात है, बट क्रैक करना मेन चीज है, तो क्रैक करने का कोई आप टिप दे सकते हैं जिससे कि बच्चा क्रैक कर सके यूपीएससी के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में? हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट करते भी है, कुछ स्टूडेंट एग्जाम्पल सेट करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके। ओके। तो ये चीज भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ाई करते वक्त अच्छे से ध्यान देना होगा कि आपका गोल एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका जो फोकस है या आपकी स्ट्रेटेजी वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। हर बार अब आप पढ़ रहे हो या कोई टेस्ट दे रहे हो तो आपको दिमाग में हर सिर्फ एक ही चीज चलती रहनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर करूं और क्या करने से मैं और मार्क्स इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसमें अगर कोई गलतियां हुई तो इनको मैं कैसे कम कर सकता हूँ और बेहतर होके फिर अगले टेस्ट में और फाइनल अटेम्प्ट में ज्यादा से ज्यादा कैसे मार्क्स स्कोर करूँ। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर पाए। बहुत सही।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके इंटरव्यू के लिए, और आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट इसके बाद एक और इंटरव्यू ज़रूर होगा जिसमें और अलग से क्वेश्चंस होंगे, तो उनके लिए भी मैं आपसे फिर कनेक्ट करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, बाय। थैंक यू सो मच, बाय।